हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पीके मेहता, आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे उसमें साइंस के क्वेश्चन ज़्यादातर थे और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन थे। आज के जो पेपर है उसमें आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जीके के मिलेंगे, स्टैटिस जीके मिलेंगे और करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलेंगे। हमने रेगुलर 50 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस चला रहे हैं। इसमें आपको बिहार दरोगा, सचिवालय सहायक और एनटीपीसी ग्रुप डी ये सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है। बिहार दरोगा का भी देखिए पीटी आपका होना है, जिसका प्रीलिम्स होना है। उसके बाद सचिवालय सहायक को लेकर भी अभी हाल ही में देखिएगा अखबार में खबर आते रहती है कि लगभग 2000 वैकेंसी इसकी आने वाली है सचिवालय सहायक की। एनटीपीसी का भी आपका मेंस पीटी हो चुका है, इसका एक फेज और बच रहा है, तो मेंस एग्जाम इसका भी होना है। ग्रुप डी के लिए भी हाल में नोटिफिकेशन आ रहा है इसका। तो कहीं ना कहीं ये सारे एग्जाम जो हैं अब आने वाले समय में आपको कंडक्ट कराए जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए कम से कम उस लेवल तक कि जहाँ से जब भी ज़रूरत पड़े हम अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेट प्रैक्टिस का डिस्कशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक बात और, आप हमारे वीडियो को देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, देख कर और सिर्फ छोड़ देते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखते हैं, थोड़ा सा लाइक क्या जाता है लाइक करने में, बस थोड़ा सा लाइक के बटन को टच कर देना है, इतना ही तो काम है। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। क्या विचार करना है वो देखिए। पहला कथन कह रहा है कि ग्रेट निकोबार परियोजना नीति आयोग की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। देखिए ग्रेट निकोबार में एक परियोजना चलाया जा रहा है ग्रेट निकोबार के नाम से। इसमें ग्रेट निकोबार में बहुत सारे चीज़ें, नई नई चीज़ें वहाँ पे डेवलप की जा रही है, एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं और ग्रेट निकोबार को हर जगह से उसे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो ग्रेट निकोबार परियोजना के नाम से ही चलाया जा रहा है और उस परियोजना को नीति आयोग के द्वारा ही चलाया जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला नंबर। दूसरे नंबर पे आइए, करा ग्रेट निकोबार द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंतिम छोर पर है। बात सही है। आप जब ग्रेट निकोबार का ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पूरा मैप देखिएगा तो जो ग्रेट निकोबार है वो लास्ट में नीचे में है। तो ये भी दूसरा नंबर स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर करा है कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व और गलातिया नेशनल पार्क है। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार बायो रिजर्व और गलातिया नेशनल पार्क ये दोनों हैं और ये भी कथन आपका सही है। तो इस प्रकार आपका ये तीनों कथन जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर निकल के आएगा उपर्युक्त में से सभी, यानी डी नंबर ऑप्शन सही है। हमें इस क्वेश्चन पे कहा गया था कि आप विचार कीजिए इस स्टेटमेंट पे कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो देखिए पहला जो है वो है कि ग्रेट निकोबार परियोजना जो है वो नीति आयोग के द्वारा चला जा रहा है, ये भी सही है। ग्रेट निकोबार द्वीप जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे लास्ट का हिस्सा है और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार बायो रिजर्व है और गलातिया नेशनल पार्क भी ग्रेट निकोबार में है। तो ध्यान रखना ये सारे क्वेश्चन। बात करें हम नीति आयोग की, तो नीति आयोग जो है वो योजना आयोग के स्थान पर आया है ना। नीति आयोग किसके स्थान पर आया है? योजना आयोग के स्थान पर आया है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से इसकी शुरुआत होती है। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है पीएम यानी प्रधानमंत्री और इसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा और वर्तमान में राजीव कुमार। नीति आयोग भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है? थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है नीति आयोग से संबंधित। अब देखिए यहाँ पे आया है एक क्वेश्चन कि गलातिया नेशनल पार्क कहाँ पे है? निकोबार द्वीप समूह में। तो हमने यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये राष्ट्रीय उद्यान, क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए एक कैंपेल राष्ट्रीय उद्यान जो है, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपका कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप में। देखिए यही गलातिया के बारे में हमने पूछा है इस क्वेश्चन में कि गलातिया राष्ट्रीय उद्यान जो है, नेशनल पार्क जो है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निकोबार में ये स्थित है। तो पहला हो गया कैंपबेल, गलातिया, महात्मा गांधी मैरीन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो ये भी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। मधवटन, माउंट हैरियट भी जो है कहाँ पे है? ये यहाँ का पर्वत भी है और एक नेशनल पार्क भी है। उत्तरी बटन
उसके बाद रानी झांसी की, ये रानी झांसी मैरीन, देखिए महात्मा गांधी के बारे में पूछा जा चुका है, रानी झांसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। सैंडल पीक, साउथ बटन, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, खास करके राष्ट्रीय उद्यान तो जरूर पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कैंपबेल, गलातिया, महात्मा गांधी। देखिए बटन वाला जहाँ 3 गो है, बटन वाला 3 है, बटन वाला, बटन जैसे ही नाम आएगा समझिएगा कि वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। महात्मा गांधी राज्य के बारे में पूछेगा, रानी झांसी की रानी के बारे में पूछेगा, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कैंपबेल याद है आपको, अंग्रेजी सेनापति कैंपबेल भी यहीं पे है, गलातिया यहीं पे है। तो ये सारे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ध्यान रखना ये। आइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। देखिए ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मानचित्र। हम इससे आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पूरे समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या क्या इसके बारे में जानना है आपको। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये सबसे ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पे कोको चैनल, और इसी कोको चैनल ये म्यांमार के साथ अलग करता है। उसके बाद देखिए यहीं पे है अंडमान निकोबार में नारकोंडम द्वीप, जो सुषुप्त ज्वालामुखी है और ये भारत का हिस्सा है। नारकोंडम द्वीप कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये उत्तरी अंडमान कहलाता है, और उत्तरी अंडमान में एक चोटी है जिसका नाम है सैंडल पीक। देखिए लिखा हुआ अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, अंडमान का सबसे ऊंची चोटी, यानी ये पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो सैंडल पीक है। क्वेश्चन ये सीधा पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन से अंडमान पे, कहाँ पे स्थित है? उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान या ग्रेट निकोबार में? तो आंसर करेंगे उत्तरी अंडमान में स्थित है। कौन सा? ये सैंडल पीक। उसके बाद देखिए और इसमें कौन कौन सा है आपको बता रहे हैं। देखिए हैवलॉक, नीला द्वीप और एक स्वराज द्वीप, ये रॉस द्वीप, हैवलॉक, नीला और रॉस द्वीप, ये तीनों का नाम यहाँ पे बदला गया है। तो याद रखिएगा हैवलॉक को कर दिया गया है स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप। नीला को कर दिया गया है, ये एक है रॉस जो है उसे कर दिया गया है, रॉस को कर दिया गया है सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, और नीला शहीद द्वीप के नाम पर कर दिया। नीला का जो नाम कर दिया गया है वो शहीद द्वीप कर दिया गया। क्या कर दिया गया? शहीद द्वीप। तो याद रखना है कि हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के स्वराज कर दिया गया है, नीला द्वीप का नाम बदल के कर दिया गया है शहीद द्वीप, और रॉस द्वीप का नाम बदल के कर दिया गया क्या? बोस द्वीप, यानी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कर दिया गया है। उसके बाद देखिए ये माउंट हैरियट, क्या नाम है? माउंट हैरियट जो है ये भी एक पर्वत है जो मध्य अंडमान में स्थित है। उसके बाद देखिए ये है आपका पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या है? राजधानी है, और ये है जो दक्षिण अंडमान में स्थित है। कहाँ पे है? दक्षिण अंडमान में। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर वो कौन से स्थान पे स्थित है? तो ये दक्षिण अंडमान में स्थित है। उसके बाद यहीं पे है आपका ये वीर सावरकर, ये एयरपोर्ट, वीर सावरकर एयरपोर्ट यहीं पे पोर्ट ब्लेयर में ही स्थित है। उसके बाद आप देखिए इसमें आप आ जाइए, इस मानचित्र पे आप आइएगा तो देखिए इधर में आपका ग्रेट निको जैव मंडल क्षेत्र, यही वाला हम आपको स्टेटमेंट में दिए थे। फिर देखिए यहाँ पे है कैंपबेल की खाड़ी, कैंपेल की खाड़ी है ना। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कैंपबेल की खाड़ी कहाँ पे है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार के पास है। उसके बाद देखिए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ये भी कहाँ पे है? तो ग्रेट निकोबार में। ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद देखिए माउंट वुलियर, ये भी एक पर्वत है जो कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में है। तो इस प्रकार आप मानचित्र से इस तरह के क्वेश्चन को याद कीजिए। यहाँ से सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको अगर एक बार में नहीं समझ आया तो वीडियो को फिर से पीछे करके आप देखिएगा 2 से 3 बार, सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अगले पे, और क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है वो देखिए। कर रहा है बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। देखिए बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है कि कहाँ पे है, लेकिन इस क्वेश्चन को हमें लाने का वजह सिर्फ ये रहा है कि ये क्वेश्चन एक करंट के स्टैटिस जीके के तौर पर हम लेकर आए हैं इसे, क्योंकि ये अभी चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है आपको बताते हैं। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमें इस कथन पर विचार करना है। यह राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। गलत। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो है तमिलनाडु में नहीं है, ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में है। इस राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई हाथियों के लिए गलियारा विकसित किया जा रहा है। बिल्कुल सही है, इसी कारण ये चर्चा में है कि एशियाई हाथियों के लिए बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में एक एशियाई हाथियों के लिए एक गलियारा विकसित किया जा रहा है, जिसके कारण ये चर्चा में आया है। वर्ष 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल सही है कि वर्ष 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान की दर्जा दी गई थी।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया कि राष्ट्रीय उद्यान ये जो है वो तमिलनाडु में ना होकर कहाँ पे है, कर्नाटक में है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 2 और 3 विकल्प सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि केवल 2 और 3, यानी बी नंबर और यानी 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो सही है। कर्नाटक में नहीं है ये सॉरी ये कर्नाटक में, तमिलनाडु में नहीं है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो तितली राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे बनाया गया था इसी में, तो इस तितलियों के लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा ये बात भी। बनेरघट्टा कर्नाटक में। हाथी, एशियाई हाथी के लिए गलियारा बनाया जा रहा है इसलिए फेमस है। अब देखिए कर्नाटक में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो कर्नाटक में है अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा यही जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, केद्रीमुख ये भी कहाँ पे है, कर्नाटक में, राजीव गांधी नागरहोल भी कहाँ पे है, कर्नाटक में। तो याद रखेगा अंशी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, केदारमुख, राजीव गांधी, नागरहोल ये कहाँ पे है, तो ये सभी कर्नाटक में है। आइए देखिए तमिलनाडु की भी बात आई तो तमिलनाडु वाला देख लीजिए कि तमिलनाडु में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान है, मन्नार मैरीन राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान है, मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये सारे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। 1 से 2 क्वेश्चन बिहार सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में, एएसआई के एग्जाम में इससे फिक्स है, राष्ट्रीय उद्यान से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आपको ध्यान रखना है इस बात को। इसीलिए हम राष्ट्रीय उद्यान पे थोड़ा विशेष ध्यान देते हैं क्योंकि इससे एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। तो आपको ध्यान रखना है, हमने आपको तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमने आपको बताया, और अभी ये बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो चर्चा में है, इसके कारण हम इसे लेकर आए थे इस क्वेश्चन को। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या कर रहा है कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। गलत, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये है कहाँ पे, तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी अभी हाल ही में चर्चा में आया है। क्यों चर्चा में आया है हम आपको आगे बताते हैं। भारत में पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र के बाद सर्वाधिक मैग्रोवा वन इस क्षेत्र में पाया जाता है, यानी भीतरकनिका वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ये भी सही है कि पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र के बाद सर्वाधिक अगर मैग्रोवा वन पाया जाता है तो भीतरकनिका क्षेत्र में पाया जाता है। भीतरकनिका को राष्ट्रीय उद्यान की दर्जा 1998 में दिया गया था, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो पहला कथन आपका गलत हो गया, दूसरा और तीसरा सही है, यानी 2 और 3 सही। ऑप्शन आपका विकल्प नंबर सी इस प्रकार सही जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए यहाँ पे कि पूछ रहा है कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में नहीं है, तो आंध्र प्रदेश में नहीं है तो कहाँ है, तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में एक और कौन सा है, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, उड़ीसा में। तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा के 2 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन, तो एक भीतरकनिका और एक सिमलीपाल, ये दोनों उड़ीसा में है। उस प्रकार से हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में आपका हो जाएगा पापीकोंडा। क्या नाम है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद यहाँ पे है एक श्री वेंकट रमन राष्ट्रीय उद्यान, यहीं पे है। ये 2 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं, आंध्र प्रदेश में है। अब देखिए भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है वो यश नाम का जो एक तूफान आया है ना, इसके कारण ये चर्चा में है, क्योंकि इसके जो ये पश्चिम बंगाल और ये उड़ीसा वाला जो तट है इसे काफी ज्यादा प्रभावित किया ये, और मैग्रोवा वन को खास तौर पे वो प्रभावित किया, जिसके कारण ये चर्चा में आया है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। क्योंकि मैग्रोवा वन जो है वो तटीय इलाका को चक्रवात से काफी बचाता है, जिसके कारण इस वन को इस चक्रवात से काफी ज्यादा नुकसान हुआ, इस कारण ये अभी चर्चा में रहा है। तो ध्यान रखिएगा भीतरकनिका कहाँ पे है और सिमलीपाल कहाँ पे है, तो उड़ीसा के अंदर, और पापीकोंडा और वेंकटरमन कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। सही है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमने आज जो भी ये अभी तक हमने चौथे क्वेश्चन पे आए हैं, जो भी क्वेश्चन ये ले है 4 क्वेश्चन आज चौथा क्वेश्चन तक, ये सारे करेंट के क्वेश्चन है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो ज्योग्राफी का, लेकिन ये करेंट से रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि ये अभी चर्चा में रहा है और इसी को स्टैटिस्टिक्स जीके के रूप में देखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि आप वैसे क्वेश्चन को ज्यादातर पढ़ने का प्रयास कीजिए जो चर्चा में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आजकल के जो एग्जाम होते हैं उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं जो चर्चा में ज्यादा आते हैं। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन क्या कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है वो देखिए। क्या कर रहा है, पहला स्टेटमेंट कर रहा है कि हाल ही में असम में अफ्रीकी वायलेट की नई प्रजाति खोजी गई है। बिल्कुल सही है कि ये असम में नहीं खोजी गई है, ये जो आपका खोजा गया है वो मिजोरम में खोजा गया। कहां पे? मिजोरम में। तो याद रखना है कि अफ्रीकी वायलेट की एक नई प्रजाति भी कहां पे खोजी गई है? मिजोरम में। अफ्रीकी वायलेट का मूल स्थान जो है वो तंजानिया और केनिया है। बिल्कुल सही है ये कि अफ्रीकी जो वायलेट है उसका मूल स्थान जो है वो तंजानिया और केनिया है। यह एक एपीफाइट पौधा है जो पौधों पर उगता है। आपको पता होगा कि एपीफाइट पौधा किसे कहते हैं? तो जो एक पौधे के ऊपर उगता है उसे एपीफाइट पौधा बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर स्टेटमेंट गलत हो गया, 2 नंबर और 3 नंबर सही है, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर कि कथन 2 और कथन 3 सही है। क्योंकि असम में नहीं, ये मिजोरम में खोजा गया है अफ्रीकी वायलेट की एक नई प्रजाति, और अफ्रीकी वायलेट का मूल स्थान जो है वो तंजानिया और केनिया है। तंजानिया की राजधानी कहाँ पे है? डोडोमा में है। और केनिया की राजधानी कहाँ पे है? तो नैरोबी में है। और यह एक एपीफाइट पौधा है, और एपीफाइट पौधा वैसे पौधा होते हैं जो पौधे पे उगते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। क्या करना है इस क्वेश्चन में वो देखिए। कह रहा है कि हाल ही में भारतीय पर्यावरण के गांधीवादी अग्रदूत सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। बात सही है कि सुंदरलाल बहुगुणा का हाल ही में निधन हो गया है, और ये पर्यावरण के गांधीवादी अग्रदूत भी थे। सुंदरलाल बहुगुणा को पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी सही है कि पद्म भूषण पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार दोनों से सम्मानित किया गया है सुंदरलाल बहुगुणा को। चिपको आंदोलन को महिलाओं का आंदोलन भी कहा जाता है। ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि चिपको आंदोलन जो था 1973 की ये घटना है, और इसमें महिलाओं ने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। वृक्ष की कटाई को रोकने से संबंधित ये आंदोलन है। वृक्ष की काटने के लिए जो भी लोग आते थे तो वृक्ष को महिलाओं के द्वारा घेर लिया जाता था और उसे काटने से रोक दिया जाता था। तो महिलाओं के द्वारा सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण इस आंदोलन को महिलाओं का आंदोलन भी कहा गया है। ये 1973 में उत्तराखंड में यह आंदोलन चलाया गया, और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ये सबसे ज्यादा फेमस हुआ। पद्मश्री और पद्म भूषण से भी ये इन्हें पुरस्कृत किया गया है। इनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन इसलिए ये हम देखिएगा पिछले 2-3 सेट में लाए हैं और फिर आज लेकर आए हैं। इसलिए लेकर आए हैं कि अभी इनका निधन हुआ है, तो इनसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन को आप याद कर जाइए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आएगा। एक क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन पक्का इनसे क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने के लिए एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा कि पर्यावरण से संबंधित सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार इनसे सम्मानित किया गया है। चिपको आंदोलन को महिलाओं का आंदोलन कहा जाता है। 1973 में उत्तराखंड में शुरुआत किया गया था। चिपको आंदोलन के तर्ज पे ही कर्नाटक में कब? तो 1973 में ही चलाया गया आंदोलन था। उसका नाम था अपिक्को आंदोलन। ध्यान रखना है, अपिक्को आंदोलन कहां पे? कर्नाटक में। और चिपको आंदोलन कहां पे? तो उत्तराखंड में। दोनों ही डेट 1973 की है। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि हमास के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। हमास के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह एक यहूदी राजनीतिक संगठन है। नहीं, यह एक फिलिस्तीनी राजनीतिक संगठन है। क्या? एक फिलिस्तीनी राजनीतिक संगठन है ये। इसकी स्थापना 1987 में किया गया। ये सही है कि इसकी स्थापना जो है 1987 में किया गया है। गाजा पट्टी की समुद्री सीमा भूमध्य सागर से लगता है। ये भी सही है, गाजा पट्टी की जो सीमा है वो भूमध्य सागर से लगता है। देखिए ये आपको यहां से, अगर आपको उम्मीद करता हूं दिखाई पड़ रहा होगा, देखिए ये वाला जो इलाका है, ये वाला जहां पे ये हाथ का सिंबल है, ये गाजा पट्टी है। और देखिए ये वाला जो है वो मेडिटेरियन सी है, यानी भूमध्य सागर है। देखिए ये वाला जो इलाका है इनका भूमध्य सागर से लग रहा है गाजा पट्टी। गाजा पट्टी जो है वो एक विवाद का केंद्र है, जिसके कारण अभी युद्ध चल रहा है। ये इजराइल और इसके बीच हो गया युद्ध, क्या बोलते हैं इसको, फिलिस्तीन के बीच। और भी इससे संबंधित आगे भी क्वेश्चन हम रखे हैं, क्या क्या इसके कारण है, सारे क्वेश्चन बताएंगे आपको। तो यहाँ पे हमने आपको बात किया गाजा पट्टी से संबंधित। गाजा पट्टी आपको दिखाई कि देखिए यहाँ पे है, और ये जो है ये भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर से इसकी सीमा लगती है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया कि भूमध्य सागर से इसकी सीमा लगती है। देखिए अभी काफी ज्यादा चर्चा में ये सारे चीजें, तो क्वेश्चन इससे बनेगा ही कि इसकी सीमा किससे लगती है और ये चर्चा में क्यों है। तो आप थोड़ा सा इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान में लाइए, है ना।
तो ये आपका पहला स्टेटमेंट जो यहूदी नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फिलिस्तीनी राजनीतिक संगठन है एक, और इसकी स्थापना 1987 में हुआ है हमास का। आपको पता है हमास और ये इजराइल के बीच अभी युद्ध जो हुआ, तो इससे क्वेश्चन बनेगा क्योंकि इतना ज्यादा ये हाईलाइट मुद्दा रहा है, तो ऐसे मुद्दे से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया, 2 नंबर सही है, 3 नंबर भी सही है, यानी 2 और 3 विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है हमास और इजराइल के बीच अभी युद्ध हुआ। देखिए ये जो इलाका है ना, ये पूरा जो है वो फिलिस्तीन था, ग्रीन वाला जितना, और ये व्हाइट वाला जो था वो था इजराइल का। अब देखिए ये धीरे धीरे ये जो व्हाइट वाला है वो इजराइल बन गया। अब देखिए यहाँ पे भी इजराइल की सीमा बढ़ गई, यहाँ पे भी इजराइल की। अब देखिए ये इतना साल क्षेत्र में फिलिस्तीन था, यहाँ आते आते अब ये सिमट के थोड़ा सा में रह गया है। तो सोच लीजिए कि इजराइल ने इन सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया है, और ये वाला इलाका जो है वो गाजा पट्टी कहलाता है। एक और देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है गोलन हाइट्स, ये है गोलन हाइट्स। ये जो विवाद का केंद्र है वो ये इजराइल, पीला वाला जो इलाका है वो इजराइल का है, और इस तरफ सीरिया है। तो सीरिया और इजराइल के बीच जो विवाद का केंद्र है वो है गोलन हाइट। तो ध्यान रखिएगा गाजा पट्टी एक और एक गोलन हाइट। और यहाँ पे हमने आपको बताया हमास के बारे में कि हमास एक फिलिस्तीनी संगठन है जो 1987 में इसका गठन किया गया, और ये अभी विवाद चल रहा है हमास और इजराइल के बीच गाजा पट्टी और एक अल अक्सा मंदिर को लेकर, मस्जिद को लेकर। तो इसके कारण ये अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चन। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। 7 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। करा है डुंगरिया कोंध जनजाति छत्तीसगढ़ में निवास करती है। यह भी जनजाति अभी हाल ही में चर्चा में आया है। क्यों चर्चा में आया है? इसलिए कि आपको हम बताते हैं क्यों यह चर्चा में आया है। करा है डुंगरिया कोंध जनजाति छत्तीसगढ़ में निवास करती है। बिल्कुल सही है कि यह छत्तीसगढ़ की जनजाति है, छत्तीसगढ़ की जनजाति है। कौन? डोंगरिया कोंध। इस जनजाति के लोग कुई भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? कुई भाषा बोलते हैं। इस जनजाति का निवास स्थान नियमगिरी पर्वत है। कौन सा पर्वत है? नियमगिरी पर्वत है। ये भी कथन सही है, यानी तीनों कथन इसका जो है सही है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा लाने का मकसद सिर्फ ये है कि अभी ये जनजाति हाईलाइट हुआ, चर्चा में आया। कारण यह है कि इस जनजाति में कोरोना का संक्रमण मिलना शुरू हुआ, यानी कोरोना से संक्रमित होना शुरू हो गया इस जनजाति के लोग, जिसके कारण ये जनजाति चर्चा में आया है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनाता है एग्जामिनर कि ये जनजाति चर्चा में आया है, तो ये जनजाति से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि डुंगरिया क्रोंध जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो छत्तीसगढ़ में। अगर एग्जामिनर को लगा कि थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन को बनाए तो क्वेश्चन ऐसा बना देगा कि डुंगरिया क्रोंध जनजाति जो छत्तीसगढ़ में निवास करती है वो कौन सी भाषा बोलती है? तो कुई भाषा। अगर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नियमगिरी पर्वत, ये भी, अब डुंगरिया कोंध जो जनजाति है वो इसी पर्वत पे निवास करती है छत्तीसगढ़ में, तो ये भी क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है आपसे कि नियमगिरी पर्वत जो है वो किस राज्य में है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो हम इसलिए इस प्रकार का स्टेटमेंट का क्वेश्चन लेकर आते हैं कि एक क्वेश्चन से आपको मल्टीपल आंसर बताया जाए। आप देखिए यहाँ से डुंगरिया कोंध जनजाति के बारे में आप जान गए, ये छत्तीसगढ़ में है। ये कौन सी भाषा बोलती है? तो कुई भाषा बोलती है। और डुंगरिया कोंध जनजाति कौन से पर्वत पर निवास करती है? तो नियामगिरी पर्वत पर निवास करती है। नियामगिरी पर्वत कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में है। तो ये सारे क्वेश्चन बताने का मेरा मकसद होता है सिर्फ एक क्वेश्चन से। सही है। चलिए अब आते हैं, देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा कि छत्तीसगढ़ की सीमा जो है वो कौन कौन से राज्य से लगती है। तो देखिए छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है, तो मध्य प्रदेश से सीमा लगेगा, इधर में उत्तर प्रदेश से, इधर में झारखंड से, ये उड़ीसा से, और यहाँ पे थोड़ा सा आंध्र प्रदेश से और तेलंगाना से। यानी यह एक भारत का लैंड लॉक स्टेट है। ध्यान रखिएगा लैंड लॉक कंट्री सिर्फ एग्जाम में पूछा गया है। हम आपको बताएंगे भारत के लैंड लॉक स्टेट के बारे में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो लैंड लॉक है, यानी भूमि से बंधा हुआ है। देखिए इसका छत्तीसगढ़ का कोई भी ऐसा सीमा नहीं है जो समुद्र से लगता है। एक तरफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये झारखंड और उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे, और 7 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बारी। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि माउंट सिनाग ज्वालामुखी किस देश में है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है ना वो करंट का क्वेश्चन है,
क्योंकि इस ज्वालामुखी में हाल ही में उद्गार आया है, ये विस्फोट हुआ है, जिसके कारण ये ज्वालामुखी चर्चा में है। हम ऐसे क्वेश्चन को इसलिए लेकर आते हैं कि एग्जामिनर जो अब है वो वही क्वेश्चन उठाता है जो थोड़ा चर्चा में है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है, उसी क्वेश्चन को ज्यादातर उठाया जाता है एग्जाम में। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को हम ज्यादातर लेकर आते हैं अपने सेट प्रैक्टिस के दौरान। आप यकीन मानिए ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। आप वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन हम लेकर आते हैं आपके लिए। हमारा एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस है एग्जाम देने का, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार का पैटर्न होता है एग्जाम का, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे हम सेट प्रैक्टिस को लेकर आते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो कराए, माउंट सिनबाग जो ज्वालामुखी है वो किस देश में है? तो देखिए माउंट सिनबाग ज्वालामुखी जो है इसमें अभी हाल ही में उद्गार आया है, जिसके कारण ये चर्चा में है, और ये इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। कौन सा देश का है? इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। अब देखिए हमने यहाँ पे ज्वालामुखी से संबंधित एक चार्ट लगाया है, ज्वालामुखी से संबंधित एक चार्ट लगाया है आपके लिए। अब इससे आप बहुत सारे ज्वालामुखी को याद कर जाइएगा। देखिए सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लगेगा आपको। देखिए कितने सारे, एलबुर्ज कहाँ पे है? जॉर्जिया में है। माउंट रेनिया कहाँ पे है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चिम्बराजो कहाँ पे है? इक्वाडोर में है। पोपा कहाँ पे है? म्यांमार में है। माउंट टाल कहाँ पे है? फिलिस्तीन में है। उसके बाद आपका हो जाएगा गेसर या ओल्ड फेथफुल, ये भी कहाँ पे? इंडोनेशिया में है। कैमरून सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो पश्चिम अफ्रीका में है। उसके बाद देखिए माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पे है? तो ये इक्वाडोर में है। माउंट एटना कहाँ पे? इटली में है। स्ट्रोम्बोली कहाँ पे है? इटली में है। विसुवियस कहाँ पे है? ये भी इटली में है। सॉरी, विसुवियस जापान में। विसुवियस कहाँ पे? जापान में। उसके बाद डेम वम्स कहाँ पे है? ईरान में है। उसके बाद को सुल्ताना कहाँ पे है? तो ये ईरान में है। फ्यूजियामा कहाँ पे है? ओह ये मिस्टेक है यार, ये विसुवियस इटली सही है, ये फ्यूजियामा जापान में है ना। फ्यूजियामा कहाँ पे? जापान में। मोना लोआ कहाँ पे? हवाई द्वीप में। किलिमंजारो कहाँ पे? तंजानिया में। और कटमाई पर्वत कहाँ पे? ये अलास्का में है। तो देखिए इतने सारे ज्वालामुखी को मैंने आपको लेकर आया था एक ही चार्ट में। आप इसे याद कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। यहाँ पे विसुवियस जो है वो आपका इटली में ही है, वो मिस्टेक हुआ हमसे जो बोल दिए जापान में। आपका फ्यूजियामा कहाँ पे है? जापान में है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, करा हाल ही में चर्चा में रहा अल अक्सा मस्जिद पर किस देश के सैनिकों ने हमला किया? अल अक्सा मस्जिद अभी हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को लेकर आए हैं हम। अल अक्सा मस्जिद जो है वो आपका है कहाँ पे? तो ये फिक्स, ये 2 देश अपने अपने अधिकार जताते हैं इस पे। फिलिस्तीन भी अपना अधिकार दिखाता है और इजराइल भी दिखाता है। ये मुख्यतः यरूशलेम में स्थित है अल अक्सा मस्जिद, और इस पे अभी फिलिस्तीन की नहीं, ये इजराइल की सेना ने यहाँ पे आक्रमण किया था, यानी एक धावा बोला था, यहाँ पे आकर हमला कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा अल अक्सा मस्जिद चर्चा में रहा है। इस पे विवाद है किसके किसके बीच? तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच। फिलिस्तीन भी इसे अपना क्षेत्र मानता है और इजराइल भी इसे अपना क्षेत्र मानता है। यरूशलेम में ये स्थित है अल अक्सा मस्जिद। इस्लाम धर्म में ये तीसरा सबसे बड़ा मस्जिद कहा जाता है। पहला जो है मक्का, उसके बाद मदीना, और उसके बाद इसका नंबर आता है अल अक्सा मस्जिद का। तो ध्यान रखिएगा, ये इजराइल की सेना के द्वारा भी यहाँ पे हमला किया गया था, जिसके कारण ये चर्चा में रहा है अल अक्सा मस्जिद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा हाल ही में कौन सा संगठन स्ट्रीट फाइट डिफेंडर 21 वार गेम सैन्य अभ्यास आयोजन कर रहा है? यानी ये जो सैन्य अभ्यास है स्ट्रीट फाइट डिफेंडर 21 गेम जो है वो किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है? तो ये शुरू किया जाए नाटो के द्वारा। किसके द्वारा? नाटो के द्वारा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है फुल फॉर्म? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका स्थापना हुआ 1949 में। कब हुआ? 1949 में। इसका मुख्यालय जो है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। नाटो देश का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जितने भी सदस्य हैं इसके, सदस्य संख्या इसके वर्तमान में 30 है। कितने हैं? 30 है। नाटो देश में वर्तमान में कितने देश हैं? देशों की संख्या जो है, सदस्य देशों की संख्या वो 30 है। तो ऐसा इन लोगों का एक संगठन है नाटो। ऐसा माना जाता है कि 30 में से किसी भी एक देश पर कोई अगर हमला करता है तो वो सभी देश जो है वो ये मानते हैं कि ये हमला हमारे ऊपर किया गया है। तो ये उद्देश्य से नाटो का गठन किया गया है कि अगर किसी भी देश पे हमला किया जाए इस सदस्य वाले देश में से, तो हम सब मिलकर उसके साथ लड़ेंगे या फिर उसका साथ देंगे जिस पे ये हमला किया गया है।
तो नाटो से संबंधित ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी पूछा जाता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में इसकी स्थापना होती है। ब्रुसेल्स की राजधानी में, ये ब्रुसेल्स है बेल्जियम की राजधानी, यहाँ पे इसका मुख्यालय है और 30 मेंबर इसके अभी हैं। ये OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री हो जाएगा। ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स देशों का एक संगठन है। ये पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था, 2010 से जब ये साउथ अफ्रीका शामिल हो गया इसमें, तब से ये ब्रिक्स हो गया। आसियान के बारे में, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। और इसमें 10 राष्ट्र हैं। कितने राष्ट्र हैं आसियान में? 10 हैं। कौन कौन है थोड़ा सा देख लीजिए आप। इसमें ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलिस्पीन है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, वियतनाम है। ये सारे देश कौन से संगठन के हैं? तो आसियान देश का संगठन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। इसमें कितने देश हैं? तो 10 देश हैं। तो ये सारे देखिए हमने आपको अभी मुद्दे बताए कि नाटो के संबंध में, OIC के बारे में, ब्रिक्स के बारे में, आसियान के बारे में। आसियान के देखिए अभी अध्यक्ष कौन है? ली सिंग लूंग। आसियान का अध्यक्ष कौन है? ली सिंग लूंग। और इसका जो स्थापना हुआ था 1967 में हुआ था। आसियान का स्थापना 1967 में किया गया। ली सिंग लूंग इसके अध्यक्ष हैं। और आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है? जकार्ता में इसका मुख्यालय है। तो और बैंकॉक में ध्यान रखिएगा, आसियान का जो स्थापना हुआ था उस समय ये बैंकॉक में स्थापना हुआ था, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय है जकार्ता में। इसका मुख्यालय है। 1967 में इसकी स्थापना होती है। कब? 1967 में। आसियान में 10 देश हैं। कौन कौन? वो सारे लिस्ट मैंने आपको बताया है। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कराए, निम्नलिखित में से कौन सा झील लैगून झील नहीं है? हमें देखिए लास्ट वाले पॉइंट को पढ़ना है ध्यान से। हमें नहीं पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? कि लैगून झील नहीं है। तो अष्टमुडी, चिल्का, पेरियार और पुलिकट। तो देखिए लैगून झील क्या होता है वो पहले आप समझिए। देखिए लैगून झील के बारे में हमने यहाँ पे लिख रखा है पहले से कि लैगून झील को अनूप झील के नाम से भी जानते हैं। यह बात भी आपको याद रखना है कि लैगून झील को किस नाम से जानते हैं? तो अनूप झील के नाम से भी जानते हैं लैगून झील को। तटीय समुद्री जल का कुछ भाग बालू या प्रवाल भित्तियों द्वारा मुख्य भूमि से अलग होकर झील नुमा आकृति बना लेता है, इसी को लैगून झील कहा जाता है। चिल्का झील सबसे बड़ा लैगून झील है। यह सबसे बड़ा तटीय झील भी है। यहाँ पे नौसेना प्रशिक्षण केंद्र है। तो मान लिया जाए कि ये तट इलाका है और ये कटकर इससे अलग हो गया और इसमें पानी भर गया है, तो ऐसे झील को बोला जाता है लैगून झील बोला जाता है। देखिए पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है, ये भी एक लैगून झील है। वेवनाड केरल का, अष्टमुडी केरल का, कोलेरू आंध्र प्रदेश का प्रमुख लैगून झील है ना। तो कौन कौन हो जाएगा? पुलिकट, वेवनाड, अष्टमुडी, कोलेरू, ये सभी लैगून झील हैं। और लैगून झील को किस नाम से और जानते हैं? अनूप के नाम से भी जानते हैं। अब आइए क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या था आपका कि कौन सा लैगून झील नहीं है? तो अष्टमुडी लैगून झील है, चिल्का लैगून झील है, पुलिकट भी लैगून झील है, जबकि पेरियार लैगून झील नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? करा निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं? तो दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाला जो जनजाति है वो है थारू। कौन सा जनजाति? थारू जनजाति जो है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। देखिए हमने यहाँ पे जनजाति से संबंधित जो भी चार्ट है इसका वो हमने आपके लिए सम्मिलित किया है। यहाँ पे बहुत सारे जनजाति जो भी स्टेट वाइज पूछे जाते हैं वो सारे यहाँ पे शामिल किए गए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सारे जनजातियों को हमें यहाँ पे रिवीजन कराने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आप इसे रिवीजन कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 12 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जापानी पर्वतारोही जुंको तेवई ने किस वर्ष पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? तो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई जुंको तेवई के द्वारा किया गया था और ये पहली महिला थी जुंको तेवई। वो 1975 में माउंट एवरेस्ट को फतह की थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सिलसिला सबसे पहली बार 1953 में शुरू होता है। ये सर एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्वे के द्वारा। किसके द्वारा? सर एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्वे के द्वारा। और उसके बाद पहली महिला बनी कौन? तो 1975 में जुंको तेवई। और प्रथम भारतीय बने विछेंद्री पाल जो 1984 में एवरेस्ट का फतह किए। और संतोष यादव 2 बार एवरेस्ट का फतह किए हैं। सही है।
उसके बाद एक नाम आता है तसांग ई हंग। क्या नाम है? तसांग इन हंग। ये हांगकांग के हैं, हांगकांग के हैं। इन्होंने अभी एक रिकॉर्ड बनाया है एवरेस्ट पर चढ़ने का, कि अभी तक के चढ़ने में, एवरेस्ट चढ़ाई करने में जितना समय लिया गया था उसमें सबसे ज्यादा कम समय में ये एवरेस्ट पर चढ़े हैं। ये लगभग 24 घंटा और 50 मिनट का समय, लगभग मान के चलिए 25 मिनट के ये समय लिए हैं और माउंट एवरेस्ट को ये फतह किए हैं। यानी 25 मिनट समथिंग समय लिए ये और माउंट एवरेस्ट को फतह किए हैं। तो सबसे कम समय में माउंट एवरेस्ट को फतह करने का नाम जो निकल के आया है अब, वो तसांग इन हंग का नाम निकल के आया है। वो कहाँ के हैं? हांगकांग के हैं। तो ध्यान रखना ये बात कि तसांग यांग हंग हाल ही में सबसे कम समय में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली महिला है, और ये कहाँ से हैं? हांगकांग से हैं। कहाँ से हैं? हांगकांग से हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा 1975 में ये जुंको तेवई सबसे पहले माउंट एवरेस्ट का फतह किए थे। देखिए यहाँ पे ये सारे पर्वतों का मैंने क्रम दिखाया है आपको कि कौन से, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितना बताएं हम। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन आते जाएगा, मैं सारा इस प्रकार से डिस्कशन करते जाऊंगा। देखिए यहाँ पे है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो 8848 मीटर है। कितना है? 8848 मीटर है। ये देखिए ये क्रम में, पहले धौलागिरी आता है, उसके बाद अन्नपूर्णा आता है, उसके बाद माउंट एवरेस्ट आता है, उसके बाद मकालू आता है, उसके बाद कंचनजंगा आता है। तो ये सभी को अरेंज करने के लिए पूछा जाता है कि पश्चिम से पूरब अरेंज कीजिए, पूरब से पश्चिम अरेंज कीजिए। तो इस तरह से अगर ये आप मैप पे अध्ययन करते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप काफी आसानी से बना ले जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा गलवान घाटी का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से रहा है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश से गलवान घाटी रहा है? तो आप सबसे पहले देखिए कि गलवान घाटी है कहाँ पे। तो देखिए ये है आपका गलवान वैली, यानी गलवान घाटी है, और यहाँ पे है गलवान घाटी। ये वाला जो लाइन है वो कहलाता है क्या है? तो ये अक्साई चीन वाला हिस्सा है। ये अक्साई चीन वाला हिस्सा है। देखिए ये वाला हिस्सा है, ये है तो पूरा इंडिया का हिस्सा, लेकिन इस पे जो है वो चाइना का कब्जा किया हुआ है, और यहीं पे जो है वो गलवान घाटी है, और यहीं पे आपका जो चीनी सेना था जो अंदर चले आए थे, जिसके कारण ये चर्चा में आया था। तो गलवान घाटी के बारे में आप याद रखिएगा कि गलवान घाटी कहाँ पे है? तो लद्दाख में। क्योंकि देखिए ये जो अब ऐसे बंटवारा हो गया, ये अब बन गया जम्मू कश्मीर, और ये इलाका हो गया लद्दाख का, ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस प्रकार अब जो गलवान घाटी का जो इलाका आएगा वो कहाँ पे आएगा? लद्दाख के अंदर आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो निकल के आएगा वो क्या होगा? लद्दाख। लद्दाख में कौन सा है? गलवान घाटी कहाँ पे है? लद्दाख में है। ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे ये आपका है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर भी कहाँ पे हो जाएगा? लद्दाख में। पहले क्वेश्चन आता था सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे, तो आंसर करते थे जम्मू कश्मीर। लेकिन अब अगर पूछ देगा कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, तो आप बोलिएगा लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख में है ना। चलिए अब आते हैं आपको, देखिए इस क्वेश्चन का इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख। और लद्दाख के भी राज्यपाल यानी उप गवर्नर कौन है? तो आर के माथुर है। क्या नाम है? आर के माथुर है। जबकि जम्मू कश्मीर के मनोज सिंह है। क्या नाम है? मनोज सिंह नाम है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का। तो इस प्रकार आप थोड़ा सा मैप से देखने का प्रयास कीजिए कि कहाँ पे कौन सा स्थान है। क्वेश्चन आपको ज्यादा दिमाग में सही तरीका से बैठ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या करा है कि अरावली और विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पर्वत स्थित है? करा क्वेश्चन में कि अरावली और विंध्य श्रृंखला के बीच कौन सा पर्वत स्थित है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम आपको एक कंसेप्ट बताएंगे, उससे आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा। देखिए कितना सिंपल ये क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। देखिए ये है अरावली पर्वत, ठीक है, ये है विंध्य पर्वत। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम। देखिए ये अरावली, ये है विंध्य, और ये है सतपुड़ा, और ये है अजंता। ये विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बहती है, और इस तरफ से आपका नदी जो निकलती है उसे बोलते हैं ताप्ती। अब देखिए हम आपको बताते हैं जो तरीका यहाँ से याद करने का, वो आप याद रखिएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को याद किया जाता है। देखिए हम आपको एक तरीका देते हैं याद करने के लिए। याद क्या करना है? अम्मा। क्या याद करना? अम्मा वी न श ता। क्या याद रखना है? अम्मा विनस्ता। इसे आप याद रखिएगा, अम्मा विनस्ता। क्या याद रखना? अम्मा विनस्ता। अब देखिए इसका मतलब हम आपको बताते हैं। आ का मतलब हो गया सर अरावली। क्या हो गया? अरावली।
मा का मतलब हो गया मालवा, वी का मतलब हो गया विंध्याचल यानी विंध्य पर्वत, ना का मतलब हो गया नर्मदा, श का मतलब हो गया सतपुड़ा, और ता का मतलब हो गया ताप्ती। अब देखिए यहां से आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, आप क्वेश्चंस का आंसर क्लियर निकालेगा, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको इस प्रकार का एक जुगाड़ बनाना ही पड़ता है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि अरावली और विंध्याचल के मध्य कौन सा पठार है। तो भाई साहब देखिए ना, अरावली कहाँ पे है, ये वाला इलाका अरावली का है और ये इलाका विंध्य का है, इसके बीच में कौन सा पठार आ रहा है, मालवा। तो आंसर कर दीजिए मालवा का पठार। क्लियर है, आंसर निकल के आ गया आपका। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि नर्मदा नदी कौन सा दो पर्वतों के बीच बहता है। तो देखिए नर्मदा नदी ये विंध्याचल है और ये सतपुड़ा है, इसके बीच नर्मदा नदी का प्रवाह होता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच कौन सा पर्वत पड़ता है। तो नर्मदा ये हो गया और ताप्ती ये हो गया, इसके बीच सतपुड़ा पर्वत पड़ता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मालवा और नर्मदा के बीच कौन सा पर्वत है। तो विंध्याचल पर्वत है। या फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे सकता है कि अरावली, मालवा, विंध्य, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती, इसे अरेंज करने के लिए दे देगा कि कौन पहले आता है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो आपको अगर ये तरीका याद रहेगा, अम्मा विनस्ता, क्या याद रखना है, अम्मा विनसता, अम्मा विनस्ता। अगर आपको ये तरीका याद है तो आप इससे जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन को आप कंफर्म आंसर करके निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को आंसर निकालने के लिए आप इसे कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको यह तरीका पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में अपना शेयर कर दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत सारे ऐसे जुगाड़ हैं जो आपको बताएंगे। हमने आपको महासागर की जलधारा के लिए भी एक जुगाड़ बताया था, अटलांटिक महासागर का, प्रशांत महासागर का अगले भी जब भी आएगा जलधारा का क्वेश्चन तो प्रशांत महासागर का बता देंगे। हम आपको भूमध्य रेखा पर बसे देश, कर्क रेखा पर बसे देश, मकर रेखा पर बसे देश, भू आवेशित देश, सारे चीजों का एक मस्त टेक्निक है मेरे पास, सभी चीजों का याद करने का। वो एक एक करके सारे चीज हम आपको देते रहेंगे। देखिए आज आपको मैंने एक जुगाड़ दिया ये कि किस प्रकार से इसे अरेंज किया जाएगा, कैसे हम याद रखेंगे। अम्मा विनस्ता याद रखिए, आपको जितना भी क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए हमारा जो वीडियो होता है उसका थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन जो होता है ना, समय जो होता है वो लंबा होता है। हर कोई चाहता है कि 10 से 15 मिनट का वीडियो हो और उसी में सारे चीज बता दिया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। 10 से 15 मिनट में सारा चीज नहीं बताया जा सकता है। हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन कंटेंट जो दिया होता है वो सबसे हटके होता है। बहुत सारे फैक्ट्स दिए होते हैं, बहुत सारे रिवीजन कराए होते हैं। आप वीडियो को देखते रहिए, एक वीडियो देखिए 1 घंटे का, आप दिन भर भी नहीं पढ़ाई कीजिएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतने सारे कंटेंट इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कर रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्री तल मापा जाता है। भारत का औसत समुद्री तल की जो मापन किया जाता है वो चेन्नई के तट से किया जाता है। कहां से किया जाता है, चेन्नई के तट से किया जाता है। याद रखिएगा, सीधा फैक्ट से ये याद करने का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 16 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य होगा, गलत लिखा हुआ है, 7 बहनों राज्यों का भाग नहीं, यानी 7 सिस्टर जो है उसका भाग नहीं है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। देखिए ज्योग्राफी का जो भी क्वेश्चन होता है ना, उसे हम विथ मैप बताने का प्रयास करते हैं। क्यों, क्योंकि मैप जो होता है वो दिमाग में फिट बैठता है ज्यादातर। ठीक है, इसलिए ज्योग्राफी को क्वेश्चन को विथ मैप लेकर आते हैं हम। ज्योग्राफी अगर आपका मैप देखने आता है, मैप क्लियर है ना, तो लगभग 60% क्वेश्चन ज्योग्राफी का ऐसे ही आपको क्लियर है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि 7 सिस्टर का हिस्सा कौन नहीं है। तो जो भी कलर वाला आपको पार्ट दिखाई दे रहा है वही 7 सिस्टर का हिस्सा है। देखिए ये अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये सभी किसके हिस्से हैं। तो ये सभी 7 सिस्टर के हिस्से हैं। देखिए 7 है कि नहीं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 ये हो गया, चौथा ये हो गया, 5वां ये हो गया, छठा ये हो गया और 7वां ये हो गया। तो इसमें देखिए ना सिक्किम ही है हिस्सा, सिक्किम यहाँ पे है, ये है सिक्किम, ये वाला हिस्सा है। ये कभी सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर का हिस्सा है ही नहीं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर। तो 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आएंगे, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, ये सभी 7 सिस्टर का हिस्सा है। तो मैप से थोड़ा सा आप समझिए, मजा आएगा आपको भी, सही से दिमाग में आपका बैठ जाएगा और गहराई से फिगर आपके दिमाग में चला गया तो क्वेश्चन गलत होने का बात ही नहीं है।
चलते हैं 17 नंबर के बाद 18 नंबर क्वेश्चन पे। हमने देखिए करीब करीब क्वेश्चन में मैप को शामिल किया है। क्यों? क्योंकि छोटा सा भी पॉइंट बताना है तो आप उसे मैप से बताइए, मैप जो है दिमाग में सही तरीका से बैठेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 करा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला केवल एक ही राज्य में फैला है? केवल एक ही राज्य में फैला हुआ ये हमसे पूछा गया। आइए देखिए थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये वाला हिस्सा, ये है एक पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी, जो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के इलाका में फैला हुआ। सतपुड़ा देखिएगा तो ये इधर आपका चला आता है मध्य प्रदेश के इलाका में, ठीक है। तो ये अजंता की ही पहाड़ी है जो केवल और केवल एक ही राज्य में है, और वो कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में ही सिर्फ फैला हुआ है। आपको देखिए इस मानचित्र पर बहुत सारी पहाड़ियां दिखाई गई है, तो आप इस मानचित्र का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और बहुत सारे चीज आपको इससे सीखने के लिए मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, एक एक करके जो भी क्वेश्चन आएगा हम इससे बताते हुए आपको आगे बढ़ेंगे, सारे चीज आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए ये था हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 था कि कौन सा पर्वत केवल एक ही राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा कौन सा? अजंता की पहाड़ी। अरावली के बारे में भी आपको बताएं, देखिए ये है अरावली की पर्वत। सह्याद्री पर्वत आपका इस तरफ का इलाका जो हो जाएगा वो सह्याद्री पर्वत हो जाएगा। उसके बाद सतपुड़ा पर्वत आपको हम दिखाए थे अभी, सतपुड़ा पर्वत, ये सतपुड़ा पर्वत है। क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं ये ऐसे पर्वत वगैरह से, हम आपको इस प्रकार से मैप के थ्रू आपको दिखाते जाएंगे कि किस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर निकाला जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे। सहरिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? अभी हम आपको जनजाति संबंधित ऊपर में एक चार्ट दिखाए थे पूरा का पूरा, और सहरिया जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे, 19 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बारी। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो सौर मंडल का भाग नहीं है ये पूछा जा रहा है हमसे। क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ग्रह भी है, और आपका निहारिका जो है वो इसका हिस्सा नहीं होगा। सौर मंडल का हिस्सा ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ये सभी है, लेकिन आपका निहारिका जो है वो सौर मंडल का हिस्सा नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है भूप्रपट्टी में, पृथ्वी का जो भूप्रपट्टी है उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। देखिए इस बात पे आपको ध्यान देना है, क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में वो ध्यान देना है, क्योंकि कल हम आपको इस क्वेश्चन पे चर्चा किए थे कि ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद आपका एल्युमिनियम, और उसके बाद लोहा, ये सभी जो है वो तत्व हैं। क्या है? ये सभी तत्व हैं, लेकिन ये जो है वो अधातु है, ये जो है वो उपधातु है, और ये दोनों जो है वो धातु है। अब आपसे क्वेश्चन में कल जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि पृथ्वी के भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो धातु तत्व पूछेगा तो आंसर होगा एल्युमिनियम। अगर एल्युमिनियम ऑप्शन में नहीं होगा तो आंसर होगा लोहा। लेकिन इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है सर्वाधिक रासायनिक तत्व पूछा गया, तो तत्व में ये सभी का नाम आता है, तो सर्वाधिक तत्व कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑक्सीजन होगा। तो इस कंसेप्ट को आप जरूर याद रखिएगा, जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आंसर वैसा कीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधान याम्योत्तर रेखा गुजरती है। प्रधान याम्योत्तर रेखा मतलब कि 0 डिग्री देशांतर, जो आपका समय का निर्धारण जिससे किया जाता है, वो वाली रेखा कहां से गुजरती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको कहां से गुजरती है, थोड़ा ये ब्रिटेन से गुजरती है। देखिए ये वाला जो लाइन खींचा गया है, ये वाला लाइन के बारे में बोला जा रहा है, ब्रिटेन से गुजरता है, फ्रांस से, स्पेन से, अल्जीरिया से, माली से, घाना से, टोंगा से, बुर्किना फासो से, और ये भूमध्य सागर से भी होते हुए निकलती है। तो इन सारे देशों से होकर ये भूमध्य सागर, ये आपका 0 डिग्री जो रेखा है प्रधान याम्योत्तर रेखा वो निकलती है। हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। देखिए कौन कौन सा है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया है, माली है, घाना है, टोंगा है, बुर्किना फासो है, और भूमध्य सागर है। इन सभी देशों से भूमध्य सागर से होते हुए ये रेखा निकलती है। तो ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आप देखिए अल्जीरिया है कि नहीं, है कि नहीं? देखिए यहाँ पे ये अल्जीरिया है, अल्जीरिया से निकलता है, फ्रांस से भी निकलता है, फ्रांस से भी निकलता है। नाइजीरिया है क्या? नहीं, नाइजीरिया नहीं है, तो नहीं होगा। पुर्तगाल भी नहीं, नहीं होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर निकल के आएगा वो 1 और 2 सही है, यानी ए नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा कि अल्जीरिया और फ्रांस से प्रधान याम्योत्तर रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, अल्जीरिया और
फ्रांस है, और कौन कौन सा देश है, तो ब्रिटेन है, स्पेन है, माली है, घाना है, टोंगा है, बुर्किना फासो है, और भूमध्य सागर से ये देश निकलती है। देखिए हम विथ मैप बताने का प्रयास इसलिए करते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस का आंसर ज्यादा बेहतर तरीका से समझ में आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन चीजें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगी। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। करा निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? कौन सा ऐसा देश है जो भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? अब देखिए भूमध्य रेखा पर अवस्थित देश कौन कौन से है वो यहाँ पे देखिए। ये वाला जो रेखा है वो भूमध्य रेखा है। कौन सा है? भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा कौन सा होता है? तो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा होती है उसी को भूमध्य रेखा बोलते हैं, उसी को विषुवत रेखा बोलते हैं, उसी को पृथ्वी पर का सबसे बड़ा वृत्त भी बोलते हैं। अब देखिए कि कौन कौन सा वो देश होकर गुजरता है। तो देखिए इक्वाडोर से गुजरता है, कोलंबिया से गुजरता है, ब्राजील से गुजरता है, गैबोन से गुजरता है, कांगो से गुजरता है, कांगो गणराज्य से गुजरता है, युगांडा से, केनिया से, सोमालिया से, मालदीव से, इंडोनेशिया, किरीबाती, साओ टोम प्रिंस से गुजरता है। यानी इन सभी देशों से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। किन से? तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, ये सभी से होकर गुजरती है। अगले बार जब आपको ये क्वेश्चन आएगा तो मैं एक एक महादेश का मैप पे लेके आऊंगा, खुद से उसे बनाऊंगा कि एक एक महादेश का मैप पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसे याद किया जाता है। चलिए तो यहाँ पे आप देखिए क्या ब्रुनेई से ये गुजरता है भूमध्य रेखा? देखिए तो ब्रुनेई है कहीं पे, इसमें कहीं नहीं है, इसका मतलब आपका ये नहीं होगा। कोलंबिया है, इसका मतलब यहाँ से जाता है। केनिया, केनिया है, देखिए केनिया है, इसका मतलब केनिया से भी जाएगा। वेनेजुएला है क्या? नहीं, वेनेजुएला नहीं है, तो वेनेजुएला से भी नहीं होकर जाएगी। यानी 1 और 4 नहीं होगा, 2 और 3 यानी कोलंबिया और केनिया दिए गए ऑप्शन के अनुसार सही है। यानी 2 नंबर और 3 नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, साओ टोम, इन सभी देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। अगले बार मैं आपको इसका सबसे बेहतरीन तरीका बताऊंगा कि कैसे इसे याद किया जाएगा एक एक महादेश को करके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे ये कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में ज्वालामुखी दिया गया, सूची 2 में वो देश दिया गया है। अब देखिए जब भी सूची को मिलान करने का बात है ना, तो ये जरूरी नहीं कि चारों का चारों आपको याद ही होगा। अगर इसमें से 1-2 भी याद है ना तो आपका आंसर निकलने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। तो आपको जो सबसे पहले ज्यादा सटीक याद हो उसे देखिए कि कहां पे कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे अगर 7 काया अगर आपको नहीं पता चला, आगे आइए माउंट एटना, आपको लगेगा इटली वाला बहुत ज्यादा हाईलाइट है, इसका मतलब ये एक का बी का 1 हो जाएगा। अब देखिए कि बी का 1 कौन से ऑप्शन में है, तो बी का एक ही ऑप्शन मिल रहा है, सी नंबर, यही एक ऑप्शन है जहां पे बी का 1 मिला है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अब देखिए आगे आइए, अब कोलिमा ज्वालामुखी जो है वो कहां पे है, तो कोलिमा ज्वालामुखी जो है वो आपका है मैक्सिको में। कहां पे है? मैक्सिको में। यानी 3 का आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। देखिए 3 का 4 है, सही है। उसके बाद मेरापी जो है वो इंडोनेशिया में है। कहां पे है? इंडोनेशिया में है। इसका मतलब है कि डी का आंसर जो हो जाएगा वो 3 नंबर होगा। देखिए डी का आंसर है 3 है। और एक बच गया आपका 7 काया, वो आपका पेरू में है। कहां पे है? पेरू में। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर निकल के आता है सी नंबर। 7 काया ज्वालामुखी पेरू में है, माउंट एटना इटली में है, कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में है, और मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका अपना होता है कि सबसे पहले जो आपको सबसे कंफर्म याद है सबसे पहले आप उसे हिट कीजिए, उससे आपका क्वेश्चन का आंसर निकालने का तरीका निकलना शुरू हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 पे। करा निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? तो देखिए इटली में जो अवस्थित है वो एपीनाइन्स पर्वत इटली में स्थित है। कौन सा पर्वत? एपीनाइन्स पर्वत। जूरा पर्वत जो है वो फ्रांस और स्विट्जरलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच सीमा बनाता है। और ये जो स्पेन और फ्रांस के बीच, पेरिनीज पर्वत जो है वो स्पेन और फ्रांस के बीच, और आल्पस का जो विस्तार सबसे ज्यादा है वो स्विट्जरलैंड में है। तो देखिए यहां से याद करने का आपको क्वेश्चन क्या क्या है, ये चारों पर्वत को लेने का ऑप्शन का मतलब देखिए हम क्वेश्चन का जो ऑप्शन भी सेट करते हैं वो ऐसे नहीं कि जो मन में आया ऑप्शन में डाल दिए,
एक आंसर डाल दिए और बाकी जो चाहा वो डाल दिए। नहीं, हम ऑप्शन भी इसलिए इतना सोच के डालते हैं कि इस ऑप्शन से भी क्वेश्चन आपको बताया जाए। तो देखिए यहाँ से क्या क्या आपको जानने के लिए बात आई है कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इटली में कौन सा है, तो एपीनाइन्स पर्वत कहाँ पे है, इटली में। एपीनाइन्स पर्वत कहाँ पे है, इटली में। अब देखिए पेरिनलिज पर्वत जो है वो स्पेन और फ्रांस के बीच है। पेरिनलिज पर्वत कहाँ पे है, स्पेन और फ्रांस के बीच है। पूछा गया ये सब क्वेश्चन है। जूरा पर्वत किसके किसके बीच है, तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच है। और आल्पस पर्वत का भी विस्तार जो है सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड में है। एशिया और यूरोप की भी सीमा का निर्धारण करने में, नहीं वो तो यूराल पर्वत है। चलिए आइए 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे देखिए, कह रहा है दस्त ए लूत मरुस्थल किस देश में है। दस्त ए लूत मरुस्थल जो है वो कौन सा देश में है, तो वो है ईरान में। कहां पे है, ईरान में है दस्त ए लूत मरुस्थल। ईरान से कुछ क्वेश्चन आपको याद रखना। एक बंदरगाह है जिसका नाम है चाबाहार, चाबाहार बंदरगाह। ये कहां पे है, ईरान में है। इसे भारत के द्वारा बनाया गया है। अफगानिस्तान के साथ व्यापार करने के लिए इसे बनाया गया है। और ये ओमान की खाड़ी में, कौन सी खाड़ी है, ओमान की खाड़ी में स्थित है। तो ध्यान रखना है कि दस्त ए लूत मरुस्थल कहां पे है, तो ये ईरान में है। अब देखिए यहाँ पे हमने विश्व के कुछ प्रमुख मरुस्थल को शामिल किया है। जैसे सहारा उत्तरी अफ्रीका में है। उसके बाद है बारबस्टन, सिम्पसन, गिब्सन, स्टूवर्ट, विक्टोरिया, ये सभी कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिए ये क्या, नाफुद, नाफुद ये हमाद में है। इस पे तो स्टार लगा लीजिए। क्यों, क्योंकि ये अभी हमाद इजराइल के साथ युद्ध करने के कारण चर्चा में रहा है। तो यहां से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। हमने आपको एक बताया था कि गाजा पट्टी जो उसकी सीमा कौन सा सागर से लगता है, तो भूमध्य सागर से लगता है। टॉपिक हाईलाइट है तो उससे संबंधित हिस्ट्री उसकी और उसकी ज्योग्राफी को याद कीजिए, उससे क्वेश्चन ज्यादातर उठाए जाते हैं। तो देखिए हमाद भी हाईलाइट है। तो हमाद में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है नाफूद। तो याद रखिएगा नाफूद ज्वालामुखी कहाँ पे, हमाद में। गोबी मंगोलिया चीन में, कालाहारी बोत्सवाना, तकला मकान चीन के सिकियांग प्रांत में, सोनोरास अमेरिका मैक्सिको में, नाम्बी ये नामीबिया में। अब देखिए इतने सारे मरुस्थल को हमने यहाँ पे आपको रिवीजन कराया। अब ऐसा नहीं कि इतना मरुस्थल में सब खत्म हो गया, अभी बहुत सारे मरुस्थल है जो आपको नहीं याद कर रहा है। जैसे पाकिस्तान का एक मरुस्थल है, उसके बाद आपका और भी कजाकिस्तान का मरुस्थल है। तो वो धीरे धीरे सारे चीज को लेकर आया जाएगा। तो अभी तक इतना याद कीजिए आप। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 और सूची 2, विंड हॉक किसका राजधानी है, तो ये नाम्बिया की राजधानी है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में जो भी सबसे पहले आपको निकल के आए उसे आप सबसे पहले मिलाइए। जैसे देखिए केन्या था, तो केन्या का नौ राजधानी कौन सा हो जाएगा, नैरोबी। तो आपका देखिए सी का एक कहां पे मिल रहा है ऑप्शन, 4 नंबर में मिला है सी का एक। इसका मतलब एक ही ऑप्शन है कि सी का एक किसमें मिला है, 4 नंबर में। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा 4 नंबर। अब देखिए विंड हॉक ये हो गया। अब आ जाएगा घाना की राजधानी क्या हो जाएगा, अकरा। घाना की राजधानी अकरा। अब एक बच गया लुसाका किसकी राजधानी है, तो ये जाम्बिया की। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। विंड हॉक किसकी राजधानी थी, नाम्बिया की। केन्या की राजधानी क्या थी, नैरोबी। घाना किसकी राजधानी थी, घाना की राजधानी क्या थी, तो अकरा। और जाम्बिया की राजधानी क्या था, लुसाका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 पे। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य थी। तो भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की जो संख्या थी वो 15 थी। कितनी थी, 15। डायरेक्ट फैक्ट से याद कीजिए इसे। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे कहा कि भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है। तो मौद्रिक नीति जो भारत में है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट के तहत 1935 में होता है। उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता में है। कहाँ पे, कोलकाता में। 1937 में इसका मुख्यालय कर दिया जाता है मुंबई में। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। और आरबीआई के वर्तमान में जो गवर्नर है वो 28वें गवर्नर है और इनका नाम है शक्तिकांत दास नाम है। क्या नाम है, शक्तिकांत दास है। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। नीति आयोग के बारे में हमने पहला ही क्वेश्चन में चर्चा कर ली है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, वित्त आयोग का गठन। और सीएसओ का गठन जो किया गया वो आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। कहां पे है, नई दिल्ली में। और इसका स्थापना 1951 के शायद आसपास किया गया है या कुछ डेट ऐसा ही है इसका। उसके बाद आइए 29 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा है वो देखिए। करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन को ढूंढना है हमें। लास्ट का पॉइंट को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, नहीं तो यहीं पे आपको नहीं को नहीं पढ़िएगा और क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि नहीं
है, वो पूछा गया हमसे। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 से हुआ है, बिल्कुल सही है ये। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1951 से नहीं 1952 से हुआ है। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 से हुआ है। मान बुकर पुरस्कार 1969 से, ये भी सही है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से, ये भी सही है। सही है, तो ध्यान रखना है ये सभी पुरस्कार दिए गए, उनका डेट पूछा गया था आपसे। कलिंग पुरस्कार 1952 से शुरू किया गया है, ऑस्कर 1929 से, मान बुकर 1959 से और दादा साहब 1969 से। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, उसके बाद 31 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा भरतनाट्यम के नृत्य से संबंधित नहीं है? भरतनाट्यम का नृतक नहीं है, वो पूछा जा रहा है। लास्ट वाले पॉइंट को ध्यान से पढ़िए, है ना। तो नहीं है कौन सा? तो सितारा देवी का संबंध जो है वो कथक से है। कौन सा है? कथक से है। बाकी सारे जो हैं वो भरतनाट्यम के लोक नृत्य के नृतक हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा कि सितारा देवी जो है वो भरतनाट्यम से नहीं, ये कथक से संबंधित है ना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर अगला देखिए कौन सा, 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ प्राप्त करता है? यानी मुद्रास्फीति के दौरान जो है वो सबसे ज्यादा लाभ किसे होता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो सबसे ज्यादा जो लाभ होता है मुद्रास्फीति में वो ऋणी को होता है। किसे होता है? ऋणी को होता है। यानी क्वेश्चन में आप सीधा ये समझिए कि ऋणी को सबसे ज्यादा लाभ होता है और जो भी उत्पादन करता होता है उसे भी लाभ होता है। जो भी उत्पादन करता होता है उसे भी लाभ होता है मुद्रास्फीति में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रहा है? यानी आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रहा है कौन सा पंचवर्षीय योजना में? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो आर्थिक विकास दर रहा है वो सबसे अधिक रहा है। जबकि सबसे असफल योजना जो रहा था वो तीसरी असफल योजना रहा था। कौन सा? तीसरी पंचवर्षीय योजना जो था वो सबसे ज्यादा असफल रहा था। भारत पाकिस्तान, भारत में चीन का युद्ध हो गया, उसी समय में अकाल पड़ गया, इसके कारण ये सबसे असफल रहा। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराडोमर मॉडल पर आधारित था और प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपका दामोदर नदी घाटी, पंजाब का ये भाखड़ा नंगल बांध और ब्यास बांध, ये तीनों का निर्माण इसी के समय कराया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि वस्तु और सेवा कर जो जीएसटी है वो प्रत्यक्ष कर है, गलत है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। और अप्रत्यक्ष को ही हम बोलते हैं परोक्ष कर। क्या बोलते हैं? परोक्ष कर बोलते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर को ही क्या बोलते हैं? परोक्ष कर बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा जीएसटी जो है वो एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी को पहली बार फ्रांस में लागू किया गया था। बिल्कुल सही है कि जीएसटी को सबसे पहली बार फ्रांस में लागू किया गया था। जीएसटी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना असम। यह भी सही है कि भारत का पहला राज्य जो है जीएसटी को लागू करने वाला असम बना। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था भारत में। बिल्कुल सही है कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू किया गया था। तो 1 नंबर स्टेटमेंट इसका गलत है। तो 2, 3, 4 सही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए जीएसटी से संबंधित जो है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएसटी से संबंधित एसआई का मेंस में भी पूछा गया था क्वेश्चन इस बार। ठीक है, जीएसटी से संबंधित एसआई के मेंस में भी इस बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां से देखिए क्या क्या आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष को ही परोक्ष कर बोलते हैं। यह सबसे पहले फ्रांस में लगाया गया था। जीएसटी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य असम बना। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू किया गया और यह भारत में कनाडा के मॉडल पर आधारित है। कौन सा देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा के मॉडल पर आधारित है। 5, 12, 18, 28 ये 4 प्रकार के रेट हैं। किसके? तो जीएसटी में ये 4 प्रकार के रेट हैं। विजय केलकर समिति ने इसका सुझाव दिया था सबसे पहले। तो ध्यान रखना ये सारी बातें जो आपको जीएसटी से संबंधित है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 34 के बाद 35 नंबर पे। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? भारत का प्राचीनतम यानी सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र का उद्योग जो है वो भारत का प्राचीनतम उद्योग है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। कब हुआ था? 1764 को हुआ था। और उस समय जो दिल्ली का शासक था वो शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय था। और अंग्रेज का सेनापति जो था वो हेक्टर मुनरो था। हेक्टर मुनरो अंग्रेज का सेनापति था। शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और आपका ये
अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ये तीनों मिलकर युद्ध को लड़े थे, फिर भी ये युद्ध, बक्सर का युद्ध भी ये लोग हार गए थे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 37 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? तो राजा रंजीत सिंह जो थे वो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो थे वो प्राप्त किए थे शाह शुजा से। किससे प्राप्त किए थे? शाह शुजा से प्राप्त किए थे। राजा रंजीत सिंह जो इनका राजधानी था वो लाहौर था, और ये शाह शुजा से कोहिनूर हीरा को प्राप्त किए थे। आइए क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 38 नंबर का कथन, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, गलत। विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ये सही है। 2 नंबर कथन सही है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, केवल 2 सही है। 1 नंबर गलत क्यों हो गया कि रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल का पहला गवर्नर था, गवर्नर था, ये गवर्नर जनरल नहीं था। 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है उस समय वारेन हेस्टिंग, कौन? वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग जो है वो गवर्नर रहता है किसका? बंगाल का। तो इसके समय में निकल के आता है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए यहाँ पे हम जो आपको बात समझा रहे हैं थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, क्या हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो देखिए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है एक, इस समय बंगाल का गवर्नर जो है वो है वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग्स। अब इसके समय में 1773 का एक्ट निकल के आता है और कहा गया इस एक्ट में कि बंगाल का जो गवर्नर होगा, बंगाल का जो गवर्नर होगा उसे बंगाल का गवर्नर नहीं, अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जिसके समय में ये घटना निकल के आती है वो उसके लिए अंतिम और उसके लिए प्रारंभ भी होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग होगा। क्यों? क्योंकि इसी के समय में ये एक्ट निकल के आया था, इसलिए हम कह सकते हैं कि बंगाल का प्रथम ये गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर भी कौन होगा? वारेन हेस्टिंग ही होगा। क्यों? क्योंकि इसी के समय में यह घटना आई थी। चलिए आते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 38 नंबर था, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। हम आपको एक छोटा सा कंसेप्ट देंगे जिसमें पहला और अंतिम का क्या फंडा है वो आपको बताएंगे, और आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1833 का चार्टर अधिनियम और 1858 का अधिनियम, ये तीनों के तहत, इसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और इसके तहत भारत के गवर्नर को वाइसराय नाम दिया गया। ये कैसे होता है और कैसे हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, इसके लिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप हम आपके लिए लेके आएंगे। चलिए चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 39 पे। कह रहा है कि महावीर और बुद्ध किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? तो ये उपदेश दिए थे बिंबिसार के शासनकाल में, और ये हर्यक वंश का शासक था। आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आलमगीरपुर जो एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है किस प्रांत में स्थित है? तो आलमगीरपुर जो है सर वो आपका उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। देखिए ये एक सिंधु सभ्यता की चौहद्दी है, यानी चारों तरफ की उसकी इलाका को दिखाया गया इसमें। देखिए एक है मांडा, सबसे उत्तर में जो था वो मांडा था, सिंधु सभ्यता में सबसे उत्तर में जो था वो मांडा था। सबसे दक्षिण में जो है वो दायामाबाद है, कौन है? दायामाबाद है। और पश्चिम में सूत कांगेडोर है जो बलूचिस्तान में है, और इधर पूरब में जो है वो आलमगीरपुर है जो उत्तर प्रदेश में है। तो आपसे अगर पूछेगा कि मांडा कहाँ पड़ता है तो ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में, और ये चिनाब नदी के किनारे है। आपसे पूछेगा सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है सिंधु सभ्यता का, तो सूत्कांगडोर, और ये दशक नदी के किनारे है, बलूचिस्तान में है। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे दक्षिण का हिस्सा कौन सा था सिंधु सभ्यता का, तो आंसर करेंगे दायमाबाद, और ये नर्मदा नदी के तट पे महाराष्ट्र में है। उसके बाद आपसे पूछेगा सबसे पूर्वी बिंदु, यही तो पूछा गया, आलमगीरपुर जो है वो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, वो कौन से राज्य में है? तो ये है उत्तर प्रदेश में और मेरठ में है, ये हिंडल नदी के तट पे है। तो इस प्रकार इस चार्ट से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, बेहद ही आसान तरीका से इसे याद किया जा सकता है। चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है कि तेलुगु कृत अमुक्तमाल्यम के लेखक कौन है? तो अमुक्तमाल्यम जो तेलुगु भाषा में लिखा गया है वो कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है। कृष्णदेव राय जो है वो एक बहुत ही महान शासक हुए विजयनगर साम्राज्य में,
और विजयनगर साम्राज्य में जो शासक हुए ये एक विजयनगर साम्राज्य का जो वंश था वो था आपका ये संगम वंश। सबसे पहले आया संगम वंश, उसके बाद संगम, सुलूब वंश, उसके बाद तुलु वंश और एक अरविडु वंश। तो इसमें आपका कृष्णदेव राय जो थे इसी में से एक का एक शासक थे ये। और कृष्णदेव राय जो है वो आपका 3-4 ऐसे काम इनके निकल के आए जिसके कारण ये काफी ज्यादा चर्चा में रहे। इनके समय में एक पुर्तगाली यात्री आया था, पुर्तगाली यात्री आया था जिसका नाम था डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विजयनगर का वो कौन सा शासक था जिनका संबंध पुर्तगाल से था। तो डोमिंगो पायस आया था पुर्तगाली यात्री कृष्णदेव राय के समय में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद इनके समय में तेलुगु भाषा के अष्टदिग्गज रहते थे और तेलुगु भाषा का क्लासिकल युग कहा गया किसे, कृष्णदेव राय को ही। आंध्र भोज, आंध्र पितामह के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा कृष्णदेव राय। देवराय प्रथम के समय में आपका आया था ये निकोलो कांटी जो इटली का था। कौन था? निकोलो कांटी जो इटली का था। आइए आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 का राय निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है? तो वो दो मुगल सम्राट थे, बाबर और जहांगीर, जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखे थे। बाबर ने बाबरनामा को तुर्की भाषा में लिखा और जबकि जहांगीर ने अपना जो जीवन गाथा है तुर्क जहांगीरी उसे ये फारसी भाषा में, किसमें? फारसी भाषा में लिखे हैं। चलिए आइए 42 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 43 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है कि भारत निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? तो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है रेड ड्रैगन। क्या नाम है? रेड ड्रैगन। राजपूताना नामक जहाज से तो महात्मा गांधी इंग्लैंड गए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 44 करा है ब्रिटिशों ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपने राज्य में मिलाया था? तो पंजाब को उन्होंने 1949 में मिलाया था और 1956 में अवध को मिलाया था। किसे मिलाया था? अवध को। याद है अवध से 1857 में 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा कहां से सेना थी? तो अवध से ही थी। और अवध को अंग्रेज जो थे वो दुधारू गाय कहा करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45 पे आइए। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर जो है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की है। उसके बाद 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना और 1825 में इन्होंने वेदांग समाज की स्थापना की है। स्वामी विवेकानंद जो है उन्हें भारत का ऋषि कहा जाता है। भारत का ऋषि कहा जाता है स्वामी विवेकानंद को। और तूफानी हिंदू के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। इन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन का ये सम्मेलन में इन्होंने जो भाषण दिए थे जिनके कारण ये चर्चा में बहुत ज्यादा आए थे। और इन्होंने आपका 1887 और 1897 में बेलूर मठ और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना इनके द्वारा किया गया। उसके बाद है दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया जाता है। और इस आर्य समाज का नारा था भारत भारतीयों के लिए है और वेदों की ओर लौटे दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया नारा था। स्वराज नामक शब्द का प्रयोग सबसे पहले दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे 45 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 46 पे। देखिए बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा सवाल है ये। और ऐसे क्वेश्चन बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए फिक्स्ड है, एसआई के एग्जाम के लिए फिक्स्ड क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित अधिकारियों को विचार कीजिए और इन अधिकारियों को अग्रता क्रम में यानी वरीयता क्रम से इसे सजाना है कि सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा, उससे नीचे का अधिकारी कौन होगा, उसके नीचे अधिकारी कौन होगा, उसका नीचे का अधिकारी कौन होगा। तो देखिए सबसे पहला जो इसमें अधिकारी आएगा वो मुख्य न्यायाधीश आएंगे, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी कौन है? तो NB रमन्ना। क्या नाम है? NB रमन्ना भारत के अभी मुख्य न्यायाधीश हैं और 48 में मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। तो सबसे पहले 1 नंबर पे ये आ जाएंगे। 1 नंबर पे कौन आ जाएंगे? ये। तो उसके बाद आ जाएगा आपका संघीय मंत्री मंडलीय सदस्य, 2 नंबर पे आ जाएगा। 3 नंबर पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त आ जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी कौन है? तो सुनील अरोड़ा। क्या नाम है? अरोड़ा, सुनील अरोड़ा। उसके बाद आपका आ जाएगा मंत्रिमंडलीय सचिव, यानी ऑप्शन जो आपका होना चाहिए 4-3-2-1 4-3-2-1 सी नंबर ऑप्शन पे सही है। आपका सी नंबर क्वेश्चन
सही हो जाएगा इसका आंसर। तो वरीयता क्रम से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, आप इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा अभ्यास जरूर कीजिएगा और ऐसे क्वेश्चन को लाने का हम प्रयास हमेशा करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 के बाद क्वेश्चन नंबर 47 पे आइए। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? अस्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, और विकल्प में लॉर्ड रिपन नहीं है तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। लॉर्ड रिपन को भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक माना जाता है। 1882 में ये अस्थायी स्वशासन का अधिनियम लाया गया। 1881 में कारखाना अधिनियम इसी के समय में लाया गया। नियमित जनगणना इसी के समय में शुरू किया गया। ये सभी लॉर्ड रिपन के ही समय में शुरू किए गए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे 47 के बाद क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है किसने सैंडोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया? चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में सैंडोकोटस का पहचान किया गया विलियम जोन्स के द्वारा। आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 48 के बाद क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के तहत भारत में संघीय शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई है? संघीय शासन व्यवस्था की शुरुआत भारत में जो किया जाता है वो 1935 के अधिनियम के तहत किया गया। किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत संघीय शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई है। अब देखिए यहां से जो क्वेश्चन निकल के आता है, बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे। देखिए ये 1909 का अधिनियम क्या है, तो इसे मार्लो मिंटो सुधार बोलते हैं, और इसके तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। 1919 के अधिनियम के तहत, जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं, इसके तहत केंद्र में द्विसदनात्मक सरकार की स्थापना की जाती है, और 1935 के तहत संघीय शासन व्यवस्था शुरुआत की जाती है। देखिए यहां से एक जो क्वेश्चन निकल के आता है ना, वो पता नहीं इतना कंफ्यूजन का विषय है ये कि बहुत सारे लोगों को तो आज तक नहीं समझ में आता होगा कि ये क्वेश्चन को हल कैसे करें। अगर आपसे पूछ देगा क्वेश्चन में कि प्रांतों में दैव शासन किस अधिनियम के तहत लागू किया गया, प्रांतों में दैव शासन किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया, केंद्र में दैव शासन किस अधिनियम के तहत लागू किया गया, केंद्र में दैव शासन किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया, तो ये दोनों क्वेश्चन का, ये जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताए, ये सभी क्वेश्चन का आंसर यही दो में से एक होता है, या तो 1919 का अधिनियम होगा या 1935 का अधिनियम होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए कि कैसे बनाते हैं। सिर्फ आप ये वाला याद रखिए, ये जिसको हम घेरा लगाएं इसे याद रखिए। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक सरकार की स्थापना की जाती है। जब 1919 के अधिनियम के नियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक, तो प्रांतों में दैव शासन होगा, क्योंकि एक तरफ द्विसदनात्मक तो दूसरे तरफ दैव शासन। अब 1935 के अधिनियम के तहत क्या होता है, ये दोनों को समाप्त कर दिया गया और ये दोनों को पलट दिया गया है। क्या किया गया कि 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में जो द्विसदनात्मक सरकार थी इसे खत्म कर दिया गया, और प्रांत में जो द्वैव शासन था इसे भी समाप्त कर दिया गया, और ये दोनों को क्रॉस कर दिया गया। यानी केंद्र में द्विसदनात्मक कर दिया गया और ये प्रांतों में द्वैव शासन लगा दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हैं काफी आसान तरीके से। ध्यान रखना सिर्फ ये है कि 1919 के अधिनियम के नियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक सरकार की स्थापना की जाती है, तो प्रांतों में द्वैव शासन लगाया जाएगा। अब 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैव शासन प्रणाली को शुरू कर दिया गया, और प्रांत में द्वैव शासन को समाप्त कर दिया गया 1935 के अधिनियम के तहत, और प्रांत में द्विसदनात्मक सरकार की स्थापना की गई 1935 के अधिनियम के तहत। 6 क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ज्यादा उलझा हुआ चीज है, हम इसको कभी स्पेशल वीडियो बनाकर आपको समझाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 से पहले थोड़ी सी बात आपसे, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए ऐसे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं, बिल्कुल स्टेटमेंट का क्वेश्चन लेके आते हैं। एक क्वेश्चन से हमने कई क्वेश्चन को बताने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा हमारा वीडियो का वो भी बहुत कम टाइम होता है, 1 से सवा घंटे में हमने इतने सारे फैक्ट्स को आपको बता देते हैं। आप कभी कोशिश कीजिए कि सवा घंटे के समय में इतने सारे फैक्ट को आप बैठ के पढ़ लीजिए। आपसे पॉसिबल नहीं है कि 1.5 घंटे में इतने सारे, सवा घंटे का 1.5 घंटे में भी आप इतने सारे फैक्ट को नहीं पढ़ पाएंगे। तो थोड़ा ही मेहनत लगती है, शेयर वेयर कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए, लोगों तक बढ़ाइए इसे। जिन विद्यार्थियों को ऐसे वीडियो की आवश्यकता है, जो भी सब इंस्पेक्टर सचिवालय से है, एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो को पहुंचाइए। किसी को करंट में काम आ जाएगा, किसी को साइंस काम आ जाएगा। हमने एक दिन साइंस का क्वेश्चन उठाते हैं तो एक दिन आज का, करंट दोनों दिन रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे सहयोग में मदद कीजिएगा, और हमारे वीडियो को आप लाइक करना नहीं भूलिएगा, दोस्तों में शेयर करना भी नहीं भूलिएगा।
चलते हैं, हम ज़्यादा इसे बोलते नहीं, बस ये आपका कर्तव्य, आप करते जाइए, हमारा जो कर्तव्य वो हम करते जाएंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, और ये आखिरी क्वेश्चन आज का। कंटिन्यू चलते रहता है, बोलना पड़ता है, जीके का विषय है, बोलना इतना पड़ता है कि बोलते बोलते भी थोड़ी परेशानी होने लगती है, और बिजली चली जाती है कभी कभी तो अलग परेशानी बढ़ जाती है। 73 नंबर का, ये 50 नंबर क्वेश्चन करा है कि 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। क्या विचार करना है 73वें संविधान संशोधन के तहत, वो देखिए कि इसमें 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया। सबसे पहले तो आप समझिए कि 73वां संविधान संशोधन संबंधित किससे था, तो ये पंचायती राज से संबंधित था। किससे? पंचायती राज से संबंधित था। तो क्या पंचायती राज में 50% महिलाओं को सीट का आरक्षण है? नहीं, यहाँ पे सीटों का जो आरक्षण दिया गया है वो 1/3 दिया गया है महिलाओं को। कितना दिया गया है? 1/3। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अवधि के अंदर चुनाव कराया जाएगा। बिल्कुल सही है कि अगर पंचायत भंग हो जाता है किसी कारणवश बीच में, तो 6 माह के अंदर उसे चुनाव करा लिया जाएगा। 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वें अनुसूची को जोड़ा गया। बिल्कुल सही है, यहाँ पे 11वें अनुसूची को जोड़ा गया। और क्वेश्चन का अगला कि यदि यह त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था पे लागू है। बिल्कुल सही है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो त्रिस्तरीय मॉडल पे आधारित है। कौन से मॉडल पे आधारित है? त्रिस्तरीय मॉडल पे आधारित है। तो इस प्रकार इसमें विकल्प नंबर ए जो है वो गलत है, उसको सही करने के लिए 1/3 कर दीजिए। महिलाओं को पंचायती चुनाव में 1/3 आरक्षण है, ना कि 50%। 6 महीना के बाद उसे चुनाव करा लेना चाहिए अगर भंग हो गया है। 11वें अनुसूची को जोड़ा गया और भाग 9 को जोड़ा गया इसमें, और त्रिस्तरीय मॉडल पर आधारित है। यानी 2, 3 और 4 सही है। तो 2, 3, 4 है, 2, 4 है, 2, 4 है, तो ये विकल्प आंसर होना चाहिए। और इसमें आप सामने के 2, 3 नहीं है तो 3 इसमें लगा दीजिए। 2, 3 और 4 विकल्प सही हो जाएगा। यानी ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। पंचायती राज अधिनियम से संबंधित 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में हुआ, और 1993 में 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू कर दिया गया। इसीलिए 24 अप्रैल को हर वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार आज का 50 क्वेश्चन का एनालिसिस डिस्कशन समाप्त होता है। कैसा लगा आपको हमारा ये डिस्कशन? हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें इतनी मेहनत करने का हौसला देता है, और हम इस प्रकार से वीडियो को आप तक लेके आ पाते हैं, इतने सारे फैक्ट्स को आपके लिए लेके आते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा होगा, और अगर कोई कमी रह रहा है, कहीं पे कोई दिक्कतें आ रही है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और कभी कभी बोलने के दौरान कुछ ऐसे होते हैं, कभी कभी इतने ज़्यादा बोलने पड़ते हैं 50 क्वेश्चन के दौरान कि कुछ कभी गलती से गलती निकल जाती है, और आंसर कुछ होना चाहिए, कुछ आंसर निकल जाता है। तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो उसे आप लाइटली मत लीजिएगा। कभी कभी वो मिस्टेक हो जाता है, तो उसे हम सुधार कर दिया करेंगे। आप कमेंट्स बॉक्स में उसे बताया कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला जो वीडियो होगा वो साइंस पर आधारित होगा, करंट का क्वेश्चन भी उसमें होगा। और तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, और जितने भी वीडियो पीछे का है उसे भी आप रिवीजन करके देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।